हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के मिक्स्ड क्वेश्चन की। इन क्वेश्चन की संख्या जो है वो 10 होने वाली है और यकीन मानिए इन 10 क्वेश्चन से आप जो है ये पूरा स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आप सीएपीएफ, सीडीएस या फिर एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि ये यूपीएससी के पीवाईक्यूज से ही बनाए गए हैं। तो प्लीज़ पूरा सेशन ज़रूर देखिएगा। एंड में आपका जैसा भी रिस्पॉन्स होता है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज पीपल, यानी कि ओल्ड स्टोन एज पीपल की जो मेन ऑक्यूपेशंस थी वो क्या थी। क्या वे हंटिंग थी, क्या वे फार्मिंग करते थे, क्या वे एनिमल हस्बेंड्री करते थे या वे फिर फिशिंग करते थे। इसका जो सही जवाब हो जाता है वो होता है कि हंटिंग, यानी कि वे हंटिंग का काम करते थे। हमें पता कैसे चलता है, तो हमें इससे पता चलता है क्योंकि जब हमने उनके बारे में अध्ययन करा तो हमने पाया कि वे एक ग्रुप में रहा करते थे और अपने सर्वाइवल के लिए वे जो जंगली जानवर है, जो वाइल्ड एनिमल है, उनका वे शिकार करते थे। इसके अलावा हमने देखा कि वो शिकार करने के लिए जो यूज करते थे टूल्स, वे स्टोन के बने होते थे या फिर वे वुडन या फिर बोन यानी कि हड्डी या फिर लकड़ी या फिर स्टोन के टूल का वह इस्तेमाल करते थे अपने शिकार को पकड़ने के लिए या फिर शिकार को करने के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो उन्हें जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि कार्य है, उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें घर के बारे में कुछ जानकारी थी कि घर कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि जो हमारे पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज के जो लोग हैं वे नोमैडिक लाइफ जिया करते थे और वे गुफाओं के अंदर रहा करते थे। इसका जो हमें एग्जाम्पल है वो भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है उस वो मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ पैलियोलिथिक चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, उनसे जुड़ी हुई कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने जाना कि जो हमारे पैलियोलिथिक साइट है यानी कि ओल्ड स्टोन एज है वो लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसे था, वो क्या काम करते थे, ये सारी चीज़ें आपने इस क्वेश्चन के माध्यम से सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो पूछा गया कि इसमें से कौन सा ऐसा आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि पैलियोलिथिक है। पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो क्या वो हंसंगी है, ईमान गांव है, मेहरगढ़ है, चिरांड है या फिर भीमबेटका है। तो भीमबेटका को तो आपने अभी पढ़ा कि ये आपकी एक पैलियोलिथिक साइट होती है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हंसंगी जो है वो कर्नाटका के अंदर पड़ता है, जो कि यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है और इसे भी जो है वो पैलियोलिथिक साइट के अंदर हम कंसीडर करते हैं। हमें ये पता कैसे चलता है कि ये पैलियोलिथिक साइट है, तो हमें इसका पता इससे चलता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टोन टूल्स मिले हुए हैं जिनकी कार्बन डेटिंग करी गई और ये पता चला कि वे हमारे पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित होती हैं। और भीमबेटका के बारे में तो आपने पढ़ा अभी कि ये भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है और इसे 2003 के में क्या हुआ था, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यानी कि 1 और 5, ये हमारे कैसे साइट्स हैं जो कि हमारे पैलियोलिथिक हैं, ये हमारे पूरा पाषाण काल से संबंधित है। अब बात यही खत्म नहीं होती क्योंकि हमें ईमान गांव, मेहरगढ़ या और चिरांड के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये किस आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं न्यूलिथिक साइट्स को देखूं तो इसमें आपका मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरांड, कोल्डिहवा, हलूर और जो दाऊजली है ये बेसिकली हमारे न्यूलिथिक साइट्स हैं। न्यूलिथिक यानी कि नवपाषाण काल के संबंधित ये हमारे साइट्स होती हैं जिनसे कि हमें सबूत मिले हैं कि ये साइट्स हमारे नवपाषाण काल के हो सकते हैं। अर्ली विलेजेस की मैं बात करूं तो जो हमारा ईमान गांव है वो एक पोस्ट हड़प्पन अग्रेरियन यानी कि विलेज साइट होती है जो कि महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने ये सीख लिया कि हमारे कौन कौन से जो साइट्स हैं वो किस एज से संबंधित है। तो अभी आपको पता हो गया कि जो हंसंगी है वो पैलियोलिथिक एज से संबंधित है और भीमबेटका जो है वो भी पैलियोलिथिक एज से संबंधित है। इसके अलावा आपने देखा कि जो चिरांड जो कि बिहार में है ये आपका न्योलिथिक साइट्स है। मेहरगढ़ जो कि आपका न्योलिथिक साइट्स है और जो ईमान गांव है ये एक विलेज साइट होती है जो कि महाराष्ट्र के अंदर पाई जाती है, जो कि पोस्ट हड़प्पन एक साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वही हमसे पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं अबाउट द प्रोटोसिवा यानी कि प्रोटोसिवा के बारे में, उनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है, उसके बारे में आपको बताना है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ये है कि शिवा इज डिपेक्टेड इन पशुपतिनाथ फॉर्म, यानी कि जो शिवा है उन्हीं का जो एक रूप है वो पशुपतिनाथ है और उसी को डिपिक्ट किया गया है। क्या ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो प्रोटोसिवा के बारे में सही है? दूसरा
जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ही रिजेंबल रुद्रा फ्रॉम द ऋग वेदा, यानी कि ऋग वेदा के अंदर जो रुद्र के बारे में बताया गया है क्या ये उसी से मिलता जुलता है हमारा प्रोटोसिवा। तीसरी जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि सम कंसीडर हिम एज अ सामंस, कुछ इसे जो है वो सामंस के रूप में जो है वो कंसीडर करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली, यानी कि आपका जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये दोनों इनकरेक्ट हैं और आपके जो तीसरी स्टेटमेंट हो जाती है वो सही हो जाती है। कैसे हो जाती है इस चीज को हम पढ़ते हैं। तो जो प्रोटोसिवा सील्स है बेसिकली इसे पशुपतिनाथ सील भी कहा जाता है और ये जो सील है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आर्टिस्टिक है और एक इंपॉर्टेंट सील होती है जितनी भी आज तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर से एग्जिबिट किया हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रोटोसिवा सील जो है ये कहां से पाया गया। तो मोहनजोदाड़ो जो हमारा एक साइट है हड़प्पन साइट, वहां से हमने इस प्रोटोसिवा सील को जो है वो एग्जिबिट किया हुआ है। तो इस प्रोटोसिवा के अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिली है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको एक योगी की जो इमेज है वो देखने को मिलती है जिसके आसपास जो है वो एक त्रिशूल जैसा कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा उन्हें जो है वो पद्मासन यानी कि लोटस पोस्चर जैसे कि साधु महात्मा बैठते हैं उस पोस्टर में इनको बैठा हुआ भी दिखाया गया है और इनके चारों तरफ जो एनिमल है वो चारों तरफ इनके दिखाए गए हैं जिनमें कि हमारे राइनोस हैं, एलिफेंट हैं, टाइगर्स हैं, डियर्स हैं और अदर कई सारे जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी इनके चारों तरफ दिखाए गए हैं। इस सील में आपको 6 सिंबल्स मिलते हैं और ये बताते हैं कि ये पिक्टोग्राफिक नेचर्स में बात भी किया करते थे। दिस इज द हाईली सोफिस्टिकेटेड सील्स और इसे जो है वो बेसिकली लॉर्ड ऑफ एनिमल्स के रूप में भी कंसीडर किया जाता है, यानी कि इस प्रोटोसिवा को कहा जाता है जो सील मिली है कि ये कोई जानवरों के भगवान हुआ करते थे। जॉन मार्शल जो कि हमारे एग्जीबिशन ऑफ इंडिया जो हुआ करते था उसके ये चेयरपर्सन भी थे, हेड भी थे। तो जो जॉन मार्शल हमारे थे इन्होंने इस सील का जो नाम है वो प्रोटोसिवा दिया हुआ था। ये भी क्वेश्चन शायद आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया था। अब इस हम सील की बात कर रहे हैं तो इस सील के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम और भी देख लेते हैं। ये जो हमारे सील है इसका जो उपयोग है वो ट्रेड और ट्रांजैक्शन में किया जाता था। अगर आप पुराने समय की बात करो या आज की भी समय की बात करो तो अगर आप किसी ब्रांड के कपड़े या फिर गाड़ी वगैरह खरीदते हो तो उस ब्रांड का जो मोहर है, उस ब्रांड की जो सील है उस कपड़े या गाड़ी के ऊपर लगी हुई मिल जाएगी। तो बेसिकली उस जमाने में भी जो सील्स हैं उनका इस्तेमाल हम ट्रेड और ट्रांजैक्शन के रूप में करते थे। तो इस सील का भी इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता था और इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन के, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें जो चीजें हमने गलत और सही बताई थी उन चीज को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये चीजें सही हैं या गलत हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जो हमारा सबसे पुराना अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है वो कौन सा है, ऋग वेदा है। और ऋग वेदा को जो कंपाइल्ड किया गया है वो 1500 से 1000 बीसी के अंदर किया गया है। इसमें हमारे कई सारे ऋग वैदिक गॉड के नेम दिए गए हैं जिनमें से कि एक नाम हमारा रुद्र का भी है, रुद्र जिसे हम शिव यानी कि शिवा भी कहते हैं। लेटर पुरानी हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं और वो बेसिकली हमारे फर्स्ट मिलेनियम सी यानी कि सेंचुरी में लिखे गए थे। हाउएवर अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ था कि जो शिवा है, रुद्रा है ऋग वेदा के अंदर वो डिपिक्टेड है एज अ पशुपतिनाथ। ये हम नहीं कह सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी चीजें उसमें ऋग वेद में लिखी गई है ना उस हिसाब से अगर हम मैच करते हैं, चीजों को मिलाते हैं तो जो हमारा शिवा है या रुद्र है जो कि पशुपतिनाथ को हम कह रहे हैं वो कहना गलत है। वो बेसिकली एक योगी के पोर्शन में आपको नहीं दिखाए गए हैं, वो आपको ऐसे डिपिक्टेड नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ एनिमल तो आप उन्हें कह सकते हैं लेकिन वे बेसिकली शिव हैं ये कहना गलत हो सका क्योंकि इसके कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो जो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट था वो गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2 कह रहा था कि जो हमारा ऋग्वेद है उसमें जो रुद्र हैं वो काफी ज्यादा रिजेंबल होते हैं हमारे इस सील से। तो क्या ये सही है? हम बात करें तो इन द अदर वर्ड दूसरा जो हम बोल सकते हैं ये कह सकते हैं द डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रुद्रा इन द ऋग्वेदास, यानी कि जो इस पे डिस्क्रिप्शन लिखा गया या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो इस पे फिगर दी गई है ना वो आपके ऋग्वेद के जो रुद्र हैं उनसे ये नहीं मैच खाते। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत हो सका, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट भी गलत हो सका और स्टेटमेंट नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाता है क्योंकि स्टेटमेंट नंबर थर्ड कहता है कि जो हमारा प्रोटोसिवा है इसे कुछ लोग जो हमारे विद्वान रहे वो इन्हें समन भी कहते हैं। समन बेसिकली होते क्या हैं? तो वे बेसिकली हमारे ऐसे मेन और वुमेन होते हैं जिनके पास मैजिकल पावर होती है और वे अपने मैजिकल पावर से क्या कर सकते हैं, दूसरी दुनिया के लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कहा जाता है कि ये जो हमारे शिवा है ना जिनकी फोटो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इनकी जो फोटो है इनको बेसिकली सामंस कहा जाता है।
इन्हें जो है वो शिव नहीं कहा जाता। ओके, इतनी चीजें आपको क्लियर है। तो इन्हें बेसिकली हम शिव कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे ऋग वेद की कंटेक्स्ट में बात हो रही थी ना, तो ऋग वेद में जो डिस्क्रिप्शन है उसके आधार पर इन्हें शिव नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये जो हमारे दोनों स्टेटमेंट थे ना वो गलत हो जाते हैं, और केवल हमारे स्टेटमेंट नंबर थर्ड जो कि सामंस है वो बेसिकली सही हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आपने प्रोटोसिवा सील के बारे में देखा कि क्या क्या खासियत है इस सील के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द न्योलिथिक पीरियड, यानी कि न्योलिथिक पीरियड के संदर्भ में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सही हैं। तो पूछ रहा है कि द पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड वर प्रीडोमिनेंटली हंटर एंड गेदर, यानी कि इस समय के लोग जो हैं क्या वे शिकार करते थे या फिर शिकार के माध्यम से अपने भोजन को जो है वो जुटाते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो सका, क्योंकि मैं आपको न्योलिथिक साइट्स की बात कर रहा हूं, तो न्योलिथिक पीरियड की भी बात मैं आपको बता देता हूं। इस समय के लोग जो थे ना वो बेसिकली एग्रीकल्चर से संबंधित थे, वे एग्रीकल्चर करना जान चुके थे, वो फूड प्रोडक्ट जो थे वो प्रोड्यूस करते थे, उनको इकट्ठा करते थे और उनसे ही अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा जो उन्हें पोइट्री है उसकी भी जानकारी थी, और पहली बार जो पोइट्री है वो आपको न्योलिथिक पीरियड के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिखा है कि द पोइट्री वॉज नॉट नोन, तो ये भी बिल्कुल गलत हो सका, क्योंकि उस समय पोइट्री जो थी वो नोन थी, लोग जानते थे, और लोग जो है वो पहली बार पोइट्री का इस्तेमाल इसी पीरियड यानी कि न्योलिथिक पीरियड में ही करते हैं। नेक्स्ट है कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज नॉट नोन, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो हमारे न्योलिथिक पीरियड के लोग हैं उन्हें क्या था कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में पता था, वो कैटल रियरिंग थे, वो जानवरों को पालना जानते थे, वो कृषि कार्य यानी कि वो एग्रीकल्चर भी करना जानते थे। तो जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है ना कि जो हमारी न्योलिथिक पीरियड है उससे संबंधित कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसमें लिखी गई है। तो जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है द पीरियड इज सिग्निफिकेंट फॉर द मेगालिथिक आर्किटेक्चर, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इस समय हम बात करते हैं तो एक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर होता है जिसका नाम है मेगालिथिक। तो मेगालिथिक आर्किटेक्चर का इस्तेमाल जो है वो न्योलिथिक पीरियड में किया गया था। अब न्योलिथिक पीरियड के बारे में हमने चीजें पढ़ी और हमें आंसर भी पता चल गया है, तो न्योलिथिक एज के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि बेसिकली ये फूड प्रोडक्ट पर अब डिपेंडेंट थे, ये माइक्रोलिथ ब्लेड्स का इस्तेमाल करते थे, डिगिंग करते थे अपने जो लैंड होते थे उनको जोतने बोने के लिए, तो ये बेसिकली कृषि काम भी करना जान चुके थे। यानी कि इसके अलावा इनके पास जो टूल होते थे वो काफी ज्यादा शार्प हो गए थे, जिससे कि ये बेसिकली जो होते थे ना, ये हमारे ग्राउंड वगैरह होते थे उनमें ये डिग कर पाते थे, उसमें ये गड्ढा कर पाते थे। वेपन्स की हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जो एक्स वगैरह है, कुल्हाड़ी वगैरह का इस्तेमाल ये करते थे। हाउसिंग की बात करें तो ये बेसिकली जो न्योलिथिक एज के जो लोग थे ये एक सेटल्ड लाइफ जिया करते थे। ठीक है, तो इनके पास जो था वो घर रहता था, यानी कि ये एक जगह रुकते थे, वहीं बसते थे, वहीं रहते थे, ये एक नोमैडिक लाइफ नहीं जीते थे। पोइट्री की बात करें तो पहली बार जो पोइट्री है वो इसी एज में आपको देखने को मिल जाती है। और आर्किटेक्चर की बात करा तो हमने ये भी बताया था कि जो मेगालिथिक आर्किटेक्चर है ये पहली बार जो है वो इसी एज ग्रुप में जो है वो देखा गया था। इसके बाद से अगर कम्युनिटी लाइफ यानी कि एक सेटल्ड लाइफ जीते थे, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बरियल मेथड्स इन अ हड़प्पन कल्चर, यानी कि हड़प्पन कल्चर के अंदर कौन सी हमारी बरियल मेथड है जो कि इस्तेमाल की जाती थी। पहला क्वेश्चन है कि वो पूछ रहा है कि कंप्लीट बरियल एंड द पोस्ट सेडिमेंटेशन बरियल पॉपुलर एट अ मोहनजोदारो, तो ये मोहनजोदारो में क्या इस्तेमाल होती थी इस तरीके की बरियल। दूसरा है कि एट अ लोथल द बरियल पिट वाज लिंक्ड विद द ब्रंट ब्रिक इंडिकेटिंग द यूज ऑफ कॉफिन्स। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? तो मैं बोलूंगा हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमें पता चला जब हमने इनका एग्जीबिशन किया, जब हमने खुदाई उदाई करी, तो हमें यह पता लगा कि जो दोनों ही तरीके के बरियल इसमें बताए गए हैं, कंप्लीट बरियल और पोस्ट सेडिमेंटेशन बरियल, ये आपको मोहनजोदाड़ो से देखने को मिल जाते हैं। इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लोथल में जब हमने एग्जीबिशन किया तो हमें क्या पता चला कि वहां पर जैसे मान लो कि ये चारों तरफ से क्या हुआ कि ईंट के दीवार चला दिया गया, तो इससे हमें ये इंडिकेशन हुआ कि इसके बीच में क्या होता था कि ताबूत कहीं हो सकता है रखा जाता हो, जो हमारी डेड बॉडी है उनको ताबूत में दफनाया जाता हो। और कई जगहों पर लोथल के अंदर ही हमें क्या मिले हुए हैं, ताबूत भी मिले हुए हैं। तो इससे ये मतलब प्रूव होता है कि ये जो लोग थे वो ताबूत का इस्तेमाल करते थे, कॉफिन्स का इस्तेमाल करते थे जब ये डेड बॉडी को दफनाते थे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नंबर बोथ 1 एंड 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो प्रैक्टिस ऑफ द पॉट बरियल, अच्छा उस समय लोथल में आपको मैं बता दूं कि पॉट बरियल भी इस्तेमाल किया जाता था। पॉट बरियल में होता क्या था कि मिट्टी के बहुत बड़े बड़े घड़े होते थे, उसमें जो हमारे अपर लिम्ब है लोअर लिम्ब है उनको काट दिया जाता था और उनको जो है उस पॉट के अंदर डाल दिया जाता था और फिर उनका जो है वो उनको जो है मिट्टी में दफन कर दिया जाता था। तो इस तरीके की प्रैक्टिस आपको लोथल में देखने को मिल जाती है, तो इसको हम पॉट बरियल भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली सारे मेथड है जिस तरीके से डेड बॉडी को बरीड किया जाता था, उन्हें दफनाया जाता था या जलाया जाता था। देयर इज अ नो क्लियर एविडेंसेस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सती, लेकिन अगर मैं बात करूं तो जो हमारे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसके अंदर आप सती प्रैक्टिस के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसके कोई भी सबूत जो है वो नहीं मिलते कि वहां पर सती प्रैक्टिस की गई थी या नहीं की गई थी। सती प्रैक्टिस आई होप आपको क्लियर होगा कि जब किसी फीमेल का जो हस्बैंड है वो डेड कर जाता था, मर जाता था, तो उस फीमेल को उस डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता था, जला दिया जाता था। तो ये हमारी एक सती प्रैक्टिस होती थी जो कि उस समय नहीं देखने को मिलती थी, या फिर उसके बारे में कोई भी सबूत नहीं है कि हम कह सकते हैं कि वो हुआ था या नहीं हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके रिलीजन की बात कर लेते हैं। तो जो हड़प्पन कल्चर के लोग थे वे काफी ज्यादा विश्वास करते थे नेचर वर्शिप में। नेचर वर्शिप बोले तो प्राकृतिक पूजा। तो प्रकृति पूजा में वे बेसिकली जो हमारा ट्रीज हो गए ना, वो पीपल के जो ट्रीज हो गए उनकी पूजा करते थे। जो कुबड़ वाले बैल हो गए उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा कई सारी हमारी टेराकोटा फिगरेंसेस मिली हुई हैं जिसमें कि आपको वुमेन की फिगर काफी ज्यादा मिली हुई है और साथ में आपको मेल की जो फीमेल बोल सकते हो कि पिक्चर्स हैं या फिगर्स हैं वो भी काफी ज्यादा इसमें मिली हुई हैं। एक हमारी फिगर है जिसके एम्ब्रियो से एक वुमेन के एम्ब्रियो से एक पेड़ को निकलता हुआ दिखाया गया है। बेसिकली क्या होता है कि इस फिगर से हमें यह पता चलता है कि ये फिगर जो है वो हमारे गॉडेस जो हैं जिनको हम गॉडेस बोलते हैं, जो कि अर्थ होती है। बेसिकली अर्थ को गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के रूप में वो लोग पूजा करते थे। जैसे कि हमारे इजिप्टियन जो कि हमारे इजिप्ट के लोग थे, तो वे जैसे नाइल गॉडेस आइसिस की पूजा करते थे ना, वैसे ही हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वे हमारे धरती की यानी कि अर्थ की पूजा करते थे, उन्हें एक देवी मान करके, और कैसी देवी जो कि फर्टिलिटी की एक देवी है उनके रूप में वो उनको पूजा करते थे। इसके साथ साथ हमारे कुछ मेल डाइटी भी हैं, कुछ मेल हमारे गॉड भी हैं, उनको भी हम पूजा करते थे। और उनके ऊपर हमने क्या देखा कि जो हमारे मेल डाइटीज हैं उनके जो 3 हॉर्न्ड हेड हैं, यानी कि उनके सिर के ऊपर 3-3 जो सींगें निकली हुई हैं, उस तरीके से उनके जो फिगर्स है वो बनाई गई है और वे बेसिकली एक सिटिंग पोस्चर योगी के रूप में बैठे हुए हैं। और इनके चारों तरफ बेसिकली क्या होते हैं कि कुछ हमारे जानवर होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनोस हो गया, बफेलोज हो गया, वो दिखाए गए हैं जो कि इनके थ्रोन के आजू बाजू आपको नजर आ जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर के जो आपने पशुपति महादेव के बारे में अभी पढ़ा था ना, जो प्रोटोसिवासिल के बारे में पढ़ा था, उसी को ये बोल रहे हैं कि ये हमारी मेल डाइटी हुआ करती थी, यानी कि ये हमारे पुरुष भगवान हुआ करते थे। ठीक है। द पीपल ऑफ द इंडस रिलीजन ऑल्सो वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। तो ये बेसिकली ट्रीज और एनिमल्स की, यानी कि हमने अभी बात करी कि जो ट्रीज में पीपल का पेड़ हो गया उसकी ये पूजा करते थे। एनिमल के अंदर जो वन हॉर्न यूनिकॉर्न था, यानी कि एक जिसे राइनोसोरस बोला जाता है, वो काफी ज्यादा पूजनीय था। और हम्प्ड बुल यानी कि कुबड़ वाले बैल की भी पूजा यहाँ पर की जाती थी। जो हमारे हड़प्पन कल्चर के लोग हैं उन्हें जो है वो इविल स्पिरिट यानी कि बुरी आत्माओं पर विश्वास था, और इसके लिए भी क्या करते थे, एमुलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। एमुलेट्स बोले तो जो तावीज वगैरह है वो इनका इस्तेमाल करते थे इन सभी बुरी चीजों से अपने आप को छुटकारा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया कि in which of the following areas women and men first began to grow crop as a wheat and barley about the 8,000 years ago। यानी कि 8,000 साल पहले हमारे पहली बार जो मेन है या वुमेन है वो कहाँ की हैं जिन्होंने क्रॉप को जो है वो उगाया था, जो कि बीट हो गई, बार्ले हो गई, इन सभी चीजों के बारे में बात की गई है। तो क्या वो नर्मदा वैली के लोग थे, सुलेमान एंड किरथार हिल्स के लोग थे, या फिर भी इंडस वैली के थे, या फिर गंगा वैली के थे? हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली और हमें लगता है कि इंडस वैली ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इंडस वैली नहीं होता। अगर हम बात करें नर्मदा वैली की, तो नर्मदा वैली जो है ये जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर अर्लीस्ट हंटर्स एंड गेदर्स रहा करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली जो हमें हंटर्स और गेदर्स की जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो नर्मदा वैली से मिलती है। सुलेमान और किरथार हिल जो है ये आपकी अर्लीस्ट एग्रीकल्चर साइट है जहां से आपके एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सुलेमान एंड किरथार हिल्स हो जाएंगी, जो हमें बताती हैं कि हमें यहाँ से जो है वो पहली बार जो बीट और बार्ले के जो एविडेंसेस है वो प्राप्त हुए थे। इंडस वैली जो है वो अर्लीस्ट सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, यानी कि दुनिया की जो सबसे पहली शहर है, शहर व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, उसके बारे में हमें बेसिकली इस इंडस वैली से ही पता चलती है। और गंगा वैली बेसिकली आपके मगध के बारे में बताती है, जो कि गंगा रिवर के साउथ के अंदर
साउथ के तरफ जो हमारे किंगडम हुआ करते थे उनके बारे में बेसिकली हमारी गंगा वैली जो है वो चीज़ें बताती है। हम बात कर ले थोड़े से पैलियोलिथिक की, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गई हो तो हम पैलियोलिथिक की बात कर लेते हैं। तो पैलियोलिथिक में क्या हुआ करता था कि ये हमारी सबसे लंबी ह्यूमन हिस्ट्री है, यानी कि सबसे लंबा अगर कोई ह्यूमन पीरियड चला है तो वो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड ही चला हुआ है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैलियोलिथिक एज को हम 3 भागों में बांट करके देखते हैं। पहला होता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक को हम बेसिकली पूरा पाषाण काल, मिडल को हम मध्य पाषाण काल और अपर पैलियोलिथिक को हम नव पाषाण काल कहते हैं। तो ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, आई होप। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा मेसोलिथिक पीरियड होता है, ये बेसिकली एक ट्रांजिशन फेज है, जो कि हमारी जो बोल सकते हो कि पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कि हमारा पैलियोलिथिक हो गया, ओल्ड स्टोन एज हो गया, और जो न्यू स्टोन एज हो गया, उसके बीच का जो पीरियड रहा वो मेसोलिथिक एज कहा गया। और इस समय पर हमने काफी सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होते हुए देखे। इस समय के जो लोग थे वो हंटिंग से धीरे धीरे एग्रीकल्चर के तरफ या फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के तरफ जो है वो धीरे धीरे मूव करने लगे थे। और न्यूलिथिक आते आते वे क्या हो गए थे, वे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने लगे थे, वो कैटल रियरिंग हो गए थे, वो जानवरों को पालने लगे थे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। जैसे ये हमारी न्यूलिथिक जो पीरियड है वो ओवर होती है, तो हमें एक ब्रॉन्ज एज दिखाई पड़ता है, और इसी ब्रॉन्ज एज को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे 3 एजेस होती है। एक हमारी होती है कॉपर एज, एक होती है ब्रॉन्ज एज, एक होती है आयरन एज। इनका जो ऑर्डर है वो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमारी आती है कॉपर एज, उसके बाद से हमारी आती है ब्रॉन्ज एज, और उसके बाद से आती है हमारी आयरन एज। इसको हम याद कैसे करेंगे, तो आपको पता होगा कि जो हमारा न्यूलिथिक एज है उसके बाद हमारी आती है कैलियोक्लिथिक एज। तो कैलियोक्लिथिक एज के अंदर ही हम देखते हैं कि कॉपर का इस्तेमाल जो है वो किया गया। उसके बाद आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें हमने किसका इस्तेमाल किया, उसमें हमने जो है वो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया। और फिर आती है हमारी लेटर वैदिक एज, जहां पर हमने आयरन का इस्तेमाल जो है वो किया। तो ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने सीखी। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, तो इसमें फाइंडिंग्स और उनके जो हड़प्पन साइट्स हैं उनके बारे में हमें चीजें दी गई हैं, और हमें मैच ऑफ द पेयर्स जो है वो करने हैं। तो सबसे पहला है कि प्लाउ फील्ड, यानी कि जो जोतने वाला, जो खेत जोतने वाला जो हल है वो कहां पर दिखाई पड़ा हमें, तो ये कहां पर पड़ा था, कालीबंगन की अगर अगर हम बात करें तो जो हमारा प्लाउडेड फील्ड वगैरह है ये आपको कालीबंगन में देखने को मिल जाएगा। सिटी विदाउट सिटेडल आपने कई बार पढ़ा होगा, ये चन्होदारों को देखने को मिला था। और बोन ऑफ द हर्स आपको सुरकोटडा में मिला हुआ है। और लोअर फोर्टिफाइड जो हमारी टाउन्स है ये आपको मोहनजोदाड़ो के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारा आंसर नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन हम कुछ और भी बात कर लेते हैं इन साइट्स के बारे में। तो जो हमारी कालीबंगन है ये बेसिकली राजस्थान में एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलती है, जो कि घग्गर नदी के किनारे थी। यहाँ से आपको प्लाउडेड फील्ड देखने को मिला है, फायर अल्टार मिली है, बोन ऑफ कैमल, यानी कि अगर आप मैं बात करूँ ना तो बोन ऑफ हर्स जो है वो सुरकोटडा में मिला है, लेकिन जो बोन ऑफ कैमल है, जो ऊंट के हमारे हड्डियां हैं, वो आपको कहां पर मिली है, कालीबंगन के अंदर देखने को मिला हुआ है। और सर्कुलर एंड द रेक्टेंगुलर ग्रेव जो है वो भी आपको कालीबंगन के अंदर देखने को मिला हुआ है। चन्होदारो की बात करी जाए तो चन्होदारो जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है, जो कि इंडस रिवर के किनारे है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये बीड फैक्ट्री और ऑर्नामेंट के लिए, यानी कि यहाँ पर जो आभूषण वगैरह हैं वो बनाए जाते थे, इसके लिए काफी ज्यादा बोल सकते हो कि फेमस था। इसके अलावा जो इस एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं ना इस साइट से, वो ये बना है कि ऐसी हड़प्पन सिटी जिसमें आपको कोई सिटाडेल देखने को नहीं मिलता, वो कौन है, तो वो चन्होदारो है। तो ये इसके लिए भी फेमस है क्योंकि ये पहली हमारी ऐसी हड़प्पन सिटी देखने को मिली जहां पर कोई सिटाडेल हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको ह्यूमन के सेक्रीफाइसेस जैसे कि हवन इत्यादि हो गए ना, तो वो सारी चीजें के यहाँ पर आपको सबूत जो है वो मिल जाते हैं। सुरकोटडा की मैं बात करूँ तो ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, जो कि आपको गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलती है। और ये बेसिकली फेमस है क्योंकि यहाँ पर बोन ऑफ हर्स जो है वो मिला हुआ है, यानी कि हमें घोड़े के हड्डियों के अवशेष जो है वो इस साइड से मिले हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो एक प्लान्ड सिटीज होती है, और इसको 2 सेक्टर में हमने डिवाइड किया था। एक जो था हमारा अपर सेक्टर जिसे हम बोलते थे सिटाडल, और दूसरा था लोअर सेक्टर। अपर सेक्टर का इस्तेमाल बेसिकली पब्लिक मीटिंग या फिर जो अपर लोग हुआ करते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, और जो लोअर टाउन जो हमारे हुआ करती थी वहां पर हमारे कॉमन पीपल वगैरह रहा करते थे। यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिली हैं, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते ना, जैसे ग्रेट बाथ हो गए तो ये आपको मोहनजोदाड़ो से ही मिला हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर। तो मेसोलिथिक कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमें बात करनी है। मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल। आपको दिमाग में क्या रखना है कि ये ट्रांजिशन फेज था, जब हम कहां से कहां तक जा रहे थे, जब हम ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज की तरफ जा रहे थे, तो उनके बीच का ये जो ट्रांजिशन फॉर्म था वही ये मेसोलिथिक कल्चर है और यही ये मेसोलिथिक एज है। तो इसके कल्चर के बारे में पूछा गया है। तो मेसोलिथिक पीपल जो थे वो बरीड करते थे डेड को। बिल्कुल करते होंगे भैया, जब न्योलिथिक वाले करते थे तो मेसोलिथिक वाले तो धीरे धीरे सीखे होंगे ना, मतलब उन्हीं से तो ये सीखे होंगे। तो मेसोलिथिक लोग जो हैं वो अपने डेड बॉडी को बरीड करते थे, दफना देते थे, ठीक है। दे ऑक्युपाइड केव एंड ओपन ग्राउंड। तो बेसिकली ये गुफाओं में भी रहते थे तो और ओपन ग्राउंड के ऊपर टेंट वेंट बना करके भी ये रहा करते थे। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है वो दोनों के दोनों करेक्ट है? हम बोलेंगे बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। कैसे करेक्ट हो जाते हैं, तो एक बार हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेसोलिथिक कल्चर की हम बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली ऑक्युपाइड करते थे केव्स एंड द ओपन ग्राउंड्स, यानी कि ये केव्स में भी रहा करते थे, गुफाओं के अंदर ये, और ये ओपन ग्राउंड यानी कि भूमि के ऊपर बाहर निकल कर भी ये रहा करते थे। ये बेसिकली सेमी परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट, यानी कि ये तो ना ही पूरी तरीके से परमानेंट थे और ना ही ये पूरी तरीके से नोमैडिक लाइफ जिया करते थे, यानी कि दोनों का मिक्सर जिया करते थे। दे हैड द आर्टिस्टिक स्किल, इनके पास जो है वो पेंटिंग वगैरह की स्किल हुआ करती थी और ये अपने डेड बॉडी को बरीड कर देते थे। दे वर स्प्रेड ऑफ द वाइडर जियोग्राफिकल रीजन, ये काफी दूर तक बोल सकते हो, जियोग्राफिकल रीजन यानी कि बहुत बड़े भूभाग पर ये फैले हुए थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये माइक्रोलिथिक टूल जो थे उनका इस्तेमाल करते थे। जैसे कि अगर छोटे छोटे मैं टूल की बात करूं ना, तो जैसे बड़े बड़े टूल तो पहले थे, जैसे कि बड़े बड़े जानवर हो गए, उनका ये लोग शिकार करते थे, लेकिन अब ये ट्रांजिशन फेज चल रहा था तो ये धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे थे। तो इन्होंने बड़े बड़े टूल के अलावा भी छोटे छोटे जो टूल हैं उनका डेवलपमेंट कर लिया था, और ये छोटे छोटे जानवर जैसे चिड़िया हो गई या फिर जो और भी छोटे छोटे जानवर है ना, उनका शिकार करने के लिए इन्हें छोटे छोटे टूल जो थे उनका इन्होंने डेवलपमेंट कर लिया था और इनके पास छोटे छोटे टूल भी होते थे। तो ये बेसिकली हमारी चीजें होती हैं जो हमें मेसोलिथिक एज के बारे में या फिर मेसोलिथिक कल्चर के बारे में पता होनी चाहिए थी, और आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द हड़प्पन सिल्स। तो हड़प्पन सिल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। पहला है कि दे वर मेड ऑफ द स्टेटाइट एगाइट जॉट कॉपर फेनेंस एंड द टेरेकोटा। तो क्या ये इस चीज की बनी होती थी, हमारी जो स्टेटाइट की बनी होती थी, क्या हमारी सिल्स वगैरह? हम बोलेंगे बिल्कुल बनी होती थी। क्या जो हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? जो पूछा गया है कि दे कंसिस्ट इंस्क्रिप्शन इन अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी कि उनके जो इंस्क्रिप्शन थे वो एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के अंदर हुआ करते थे। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? हम बोलेंगे बिल्कुल ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सही कैसे हैं, तो इस चीजों को हम देखते हैं। तो हमें ये पता है कि अगर हमने एग्जीबिशंस किया है तो हमें कई सारे जो न्यूमरस सेल्स जो हैं वो मिले हुए हैं, अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज के हैं, जो अक्रॉस द एग्जीबिशन साइट्स हमें प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जो सबसे बोल सकते हो कि जो सील्स है वो कई तरीके की बनी हुई है, जिसमें कि हमारा स्क्वायर शेप भी है कई लोगों का, मतलब सील का। कई जो हमारे सील्स है उनका ट्रायंगुलर शेप भी है, कई रेक्टेंगुलर है और कई सर्कुलर सील्स भी हमें देखने को मिल जाती हैं। और इनका इस्तेमाल बेसिकली किसके लिए किया जाता था? तो याद रखें, इनका इस्तेमाल हम बिजनेस यानी कि ट्रेड में करते थे, अपने प्रॉपर्टी को बताने के लिए कि ये किस चीज का है, यानी कि जो ब्रांड होती है ना, ब्रांड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो हमारे स्टेटाइट है, सो हमने यहाँ पढ़ा ना स्टेटाइट, ये क्या होती है? तो स्टेटाइट एक तरीके की बेसिकली पत्थर होती है जो कि आपको रिवर के बिल्कुल निचले हिस्से पर जाकर के ये मिलती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो बेसिकली किया गया था उस समय के लोगों के द्वारा, हड़प्पन पीपल के द्वारा, वो बहुत ज्यादा किया गया था सील्स वगैरह बनाने के लिए। सेल्स हमारे बने होते थे, अपने स्टेटाइट तो पढ़ा कि सेल्स उसके बने होते थे, लेकिन इसके अलावा एगाइट हो गया, चर्ट हो गया, कॉपर हो गया, फेनेंस हो गया एंड द टेराकोटास हो गया, इन सभी की आपकी जो सील है वो बनाई जाती है। इसलिए जो स्टेटमेंट नंबर 1 जो हमने पढ़ा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। स्टेट नंबर इसके अलावा भी अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि सील्स जो है ये अगाइट, चर्ट और टेराकोटा की तो बनी है, इसके अलावा ये जो हमारी सील्स है कई जगहों पर कॉपर, गोल्ड और आइवरी सील्स भी हमें मिली हुई है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता कि हमारी सेल्स क्या कॉपर, गोल्ड या फिर आइवरी की बनी है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल बनी है। आइवरी क्या होती है? जो हाथी के दांत वगैरह होते हैं ना, उसको आइवरी बेसिकली बोला जाता है, तो इसकी भी सेल्स वगैरह आपकी
बनी हुई हैं। अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करूं तो अब तक जितने भी हमने डेसिफर्ड किया हुआ है, जितने भी चीज़ें हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि वो पिक्टोग्राफिक जो उनकी स्क्रिप्ट होती थी वो उसका इस्तेमाल करते थे। इसलिए हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी अभी तक जो है वो करेक्ट होता है, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे बोल सकते हो कि इंस्क्रिप्शन वगैरह मिले हैं उस पर हमने पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ही देखी है। तो इसलिए हमारा जो ये दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारे स्क्रिप्ट है, इसके अलावा वो लोग लिखते किस तरीके से, तो वो लोग एक राइटिंग स्किल का इस्तेमाल करते थे जिसको बेस्टोफोडन राइटिंग स्किल कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट ऐसे करके कुछ जिगजैग और मोशन में या फिर जिगजैग टाइप से हम राइटिंग करते हैं। तो बेस्टोफोडन जो हमारी एक लिपि होती है उसका ये भी इस्तेमाल करते थे। बाई डायरेक्शनल होती थी उनकी राइटिंग स्टाइल, बेस्टोफोडन जिसे बोला जाता है, उसका ये लोग इस्तेमाल करते थे, जो कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऐसे जिगजैग मोशन में लिखे जाती थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है आपको क्लियर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन द मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो के अंदर इसमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं पाई गई थी। तो क्या ब्रॉन्ज इमेज ऑफ द डांसिंग गर्ल ये आपको मोहनजोदारो से नहीं मिली थी, क्या हम बोलेंगे ये बिल्कुल मिली थी। अगर मैं बात करूं तो एविडेंस ऑफ हॉर्स अभी आपने पढ़ा था, कहां से मिली थी भैया, सुरकोटड़ा से मिली थी ना, तो ये गलत हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं स्टेटाइट इमेज ऑफ द बियर्डेड मैन, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, कहीं से भी पढ़ा हो ना, ये फिगर आपने जरूर देखा होगा जिसमें एक बियर्डेड मैन होता है, उसके ऊपर ऐसे साल वाल लिपटे होते हैं, सीडीएस में शायद क्वेश्चन भी पूछा है इससे। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं, ये आपको मिला हुआ है कहां से, मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो टेराकोटा फिगरेंसेस ऑफ द मदर गॉडेस, ये भी आपको कहां से मिला हुआ है, मोहनजोदाड़ो से मिल जाता है। तो आई होप कि ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनके माध्यम से आपने पूरे स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिवाइज किया हुआ होगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और जो भी कुछ इसमें आप चाहते हो ना करेक्शन करने के लिए वो भी आप हमें बता दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। और अगर आपको इन सारे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पहले ही कर लेनी है और केवल सोल्यूशन आपका देखना है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही हम क्या करते हैं, एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की लगभग 10 क्वेश्चंस हमारे डेली होते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि सीएपीएफ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जाकर के ना टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जाकर के वहाँ पर आप इन सारे टेस्ट को जो है वो लगा सकते हैं।